पालने में बच्चा नहीं था, सिर्फ रेशमी कपड़े पर खून का छोटा सा दाग और एक चिट्ठी। अगर यह बालक जिंदा रहा तो राजा मर जाएगा। आधी रात का समय था। महल की ऊंची मीनारों पर दीपक टिमटिमा रहे थे। अभी कुछ ही घड़ी पहले शंख बजे थे। सालों की प्रतीक्षा के बाद राजवंश को वारिस मिला था। राजा देवव्रत की आंखों में पहली बार सुकून दिखा था। और अब वही पालना खाली था। कक्ष भीतर से बंद था, खिड़कियों पर लोहे की जाली, पहरेदार बाहर तैनात। फिर यह कैसे हुआ? चाची दाई गौरी कांप रही थी। मैंने बालक को अपने हाथों से सुलाया था महाराज। बस कुछ पल को औषधि लेने गई थी, उसकी आवाज टूट गई। रानी मृणालिनी, जिसने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया था, पीली पड़ी चारपाई पर बैठी थी। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू भी डर गए हों। दोनों बड़ी रानियां राजेश्वरी और पद्मावती भी आ पहुंची। चेहरों पर चिंता, शब्दों में सहानुभूति। चिंता मत कीजिए, राजेश्वरी बोली। महल के भीतर से कोई बाहर नहीं जा सकता। पद्मावती ने धीमे से जोड़ा। यह कोई दुष्ट संकेत है। राजा ने जमीन से चिट्ठी उठाई। लिखावट साफ थी, घबराहट नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की लिखावट थी जो जल्दी में नहीं था। राजा ने सिर्फ एक शब्द कहा, धोखा। सेनापति विक्रम ने कमरे का निरीक्षण किया। फर्श पर हल्की मिट्टी थी, महल के उत्तर भाग की काली मिट्टी, और पर्दे के पास एक छोटी चांदी की पायल पड़ी थी। वह रानी मृणालिनी की नहीं थी। दाई गौरी ने फुसफुसाया, ये पायल राजमहल की दासियों को नहीं मिलती। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। खोज शुरू हुई। हर दासी से पूछताछ, हर कक्ष की तलाशी। कोई चीख नहीं सुनी गई थी, कोई दरवाजा नहीं टूटा था, जैसे बच्चा हवा में घुल गया हो। इसी बीच राजवैद्य ने आकर धीरे से कहा, महाराज, एक बात विचित्र है। रानी को जो जड़ी दी गई थी उसमें हल्की बेहोशी का असर था। यह सामान्य नहीं। राजा का चेहरा बदल गया। तुम कहना क्या चाहते हो? राजवैद्य झुक गया। किसी ने मात्रा बदल दी थी। रानी मृणालिनी ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी पर साफ। महाराज, मुझे सब याद नहीं, बस इतना याद है, किसी ने मेरे कान में कहा था, यह बालक राज का भाग्य बदल देगा। फिर मुझे नींद आ गई। कमरे में सन्नाटा भर गया। सेनापति विक्रम ने कहा, उत्तर बाग की ओर चलना होगा। मशालें जली, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। बाग में एक पुराना कुआं था और उसके पीछे बंद पड़ा तहखाना। बरसों से कोई उधर नहीं गया था। कुएं के पास रेशम का एक और टुकड़ा मिला, वहीं जो पालने में था। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था। राजा स्वयं आगे बढ़े। सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। हवा ठंडी थी। भीतर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक एक आवाज आई, बच्चे की नहीं, किसी स्त्री की सिसकी। मशाल की लौ तेज की गई। कोने में एक स्त्री खड़ी थी, चेहरे पर घूंघट, गोद में लिपटा हुआ और शिशु। यदि मैं इसे लौटा दूं तो क्या मुझे प्राणदान मिलेगा? उसने कांपती आवाज में कहा। घूंघट उठा। वह दाई गौरी की छोटी बहन थी, सरिता, जो वर्षों पहले महल से निकाली गई थी। दाई गौरी चीख पड़ी, तू यहां कैसे? सरिता की आंखों में आंसू थे। मैंने यह बालक चुराया नहीं, मुझे आदेश मिला था। किसका आदेश? राजा गरजे। सरिता ने कांपते हाथ से ऊपर की ओर इशारा किया। उसी क्षण पीछे से पायल की छनकार सुनाई दी। रानी पद्मावती सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी, शांति थी। महाराज, सिंहराज को स्थिर रखने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। राजा अवाक रह गए। तुम? पद्मावती की आवाज ठंडी थी। वर्षों से मैं आपकी रानी हूं, पर आपने एक साधारण कुल की स्त्री को रानी बनाया। आज उसका पुत्र वारिस बनता तो हमारा क्या होता? राजेश्वरी भी पीछे से उतर आई। हमने बालक को मारने का आदेश नहीं दिया, बस उसे दूर रखना चाहा ताकि समय हमारे पक्ष में रहे। रानी मृणालिनी भी नीचे आ चुकी थी। वह दीवार पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा आग थी। सरिता ने धीरे से कहा, सच यह नहीं है। सबकी नजर उस पर गई। जब मैंने बालक उठाया तब देखा उसके हाथ पर चंद्राकार जन्म चिन्ह है, वही जो राजवंश की पहचान है। पर महल में एक और शिशु तैयार था, एक दासी का बच्चा। उसे बदलने की योजना थी। असली वारिस को गुप्त रूप से खत्म करना था।
राजा के हाथ कांप गए। तो ये बालक, सरिता ने शिशु आगे बढ़ाया, यह असली है, पद्मावती चिल्लाई। झूठ। तभी सेनापति विक्रम ने तलवार निकाल ली। महाराज, तुम आदेश दें। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बच्चे का हाथ खोला। हल्का सा चंद्राकार निशान चमक रहा था। महल की हवा जैसे भारी हो गई। राजा ने कठोर स्वर में कहा, राजेश्वरी और पद्मावती को बंदी बनाओ। सैनिक आगे बढ़े, पर उसी क्षण सरिता बोली, महाराज, खेल अभी पूरा नहीं हुआ। सब ठिठक गए। जिसने योजना बनाई वह इन दोनों से भी ऊपर है। जिसने बेहोशी की औषधि बदली, जिसने पहरेदार हटवाए, वह अभी यहीं खड़ा है। मशाल की रोशनी धीरे धीरे घूमी और जाकर ठहरी राजवैद्य के चेहरे पर। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। राज्य को नया युग चाहिए था, उसने शांत स्वर में कहा, और नया युग पुराने रक्त से नहीं आता। राजा की आंखों में क्रोध भड़क उठा, पर तभी ऊपर से शंख बजा। महल के द्वार खुलने की आवाज आई और एक सैनिक दौड़ता हुआ नीचे आया। महाराज, उत्तर सीमा पर विद्रोह हो गया है। कोई स्वयं को असली उत्तराधिकारी बताकर सेना लेकर आ रहा है। राजा ने अपने हाथ में बालक को और कस लिया। तहखाने की मशालें कांपने लगीं और कहानी यहीं से सच में शुरू हुई। महल की दीवारें अभी भी रात की साजिश से कांप रही थीं। तभी खबर आई, उत्तर सीमा पर जो सेना खड़ी है उसका नेतृत्व कोई ऐसा कर रहा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है महाराज। राजा देवव्रत के हाथों में शिशु था, छोटा सा, मासूम, और चंद्राकार जन्म चिन्ह उसके हाथ पर साफ चमक रहा था। नीचे तहखाने में रानियां बंदी थीं। राजवैद्य जंजीरों में जकड़ा खड़ा था और ऊपर राज्य में विद्रोह भड़क चुका था। उसे दरबार में लाया जाए, राजा ने कठोर स्वर में कहा। सुबह होते होते महल के बाहर हजारों सैनिक जमा हो गए। उनके बीच एक युवा योद्धा घोड़े पर बैठा था। तेज आंखें, ऊंचा माथा और चेहरा बिल्कुल राजा जैसा। दरबार सन्न रह गया। युवक ने घोड़े से उतरकर ऊंची आवाज में कहा, मैं आर्यकेतु हूं, राजा वीरेंद्र का पुत्र, इस गद्दी का असली वारिस। राजा देवव्रत का चेहरा पत्थर हो गया। वीरेंद्र उनके बड़े भाई का नाम था। वर्षों पहले शिकार पर गए और फिर कभी लौटे नहीं। सबने मान लिया था कि वे जंगली जानवरों का शिकार हो गए। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठे। वीरेंद्र की कोई संतान नहीं थी। युवक मुस्कुराया, आपको यही बताया गया था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजवैद्य, जो अब तक चुप था, अचानक हंस पड़ा। सत्य का समय आ गया है महाराज। राजा की आंखें उस पर जा टिकीं। चुप रहो। पर युवक आगे बढ़ा। मेरे पिता ने अपनी शादी गुप्त रखी थी क्योंकि उन्हें डर था। दरबार के भीतर विश्वासघात है। उनकी पत्नी ने मुझे जन्म दिया और उसी रात पिता की हत्या कर दी गई। सन्नाटा। रानी मृणालिनी ने बच्चे को और कस लिया। झूठ! राजा गरजे। युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई पर भी वही चंद्राकार जन्म चिन्ह था। दरबार की सांसें अटक गईं। राजा का दिल जैसे रुक गया। दो निशान, दो दावेदार। राजवैद्य बोला, मैंने वर्षों पहले भविष्यवाणी सुनी थी। राजवंश में दो चंद्र चिन्ह जन्म लेंगे। एक राज्य को बचाएगा, दूसरा उसे डुबो देगा। और तुमने तय कर लिया कि कौन कौन होगा। सेनापति विक्रम गरजा। राजवैद्य शांत रहा। मैंने सिर्फ संतुलन बनाए रखा। राजा की आंखों में शक की परछाई उतर आई। वीरेंद्र की मौत, क्या वह दुर्घटना नहीं थी? युवक आर्यकेतु की आवाज भारी हो गई। नहीं, उन्हें विष दिया गया था। वही धीमा विष जो अब आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था। सबकी नजरें फिर से रानियों की ओर गईं। राजेश्वरी चिल्लाई, हमने सिर्फ अपने भविष्य के लिए कदम उठाए। वीरेंद्र की मौत से हमारा कोई संबंध नहीं। पद्मावती की आंखें झुक गईं और यही झुकाव बहुत कुछ कह गया। रानी मृणालिनी आगे आई। महाराज, यदि दो दावेदार हैं तो सच तलवार से नहीं, प्रमाण से तय होगा। कैसे? राजा ने पूछा। युवक बोला, महल के पुराने अभिलेखागार में एक गुप्त मुहर है जो सिर्फ असली रक्त पर प्रतिक्रिया करती है।
मेरे पिता ने स्वयं यह व्यवस्था बनाई थी। राजा चौंके। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। सेनापति ने आदेश दिया। अभिलेखागार खोला गया। एक प्राचीन स्वर्ण पात्र लाया गया। उसमें राजवंश की अग्नि जलाई गई। कहा जाता था सच्चे वारिस के रक्त की एक बूंद उस अग्नि को नीला कर देगी। पहले शिशु की उंगली चुभोई गई। एक बूंद गिरी, अग्नि लाल ही रही। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी मृणालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। अब आर्यकेतु आगे बढ़ा। उसने बिना हिचक अपनी उंगली चुभोई। रक्त की बूंद अग्नि में गिरी। लौ अचानक नीली हो उठी। पूरा दरबार हाँफ उठा। राजा देवव्रत के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजवैद्य ने धीमे से कहा, यही सत्य है। रानी मृणालिनी के हाथ से शिशु लगभग छूट गया। उसकी आंखों में तूफान था। तो मेरा पुत्र? राजवैद्य ने उसकी ओर देखा। वह आपका पुत्र है, पर इस राजवंश का नहीं। राजा ने जैसे सदियों का बोझ एक ही पल में महसूस किया। तो फिर यह सब? आर्यकेतु की आंखों में न आंसू थे, सुन न घमंड, सिर्फ ठंडा संकल्प। मैं गद्दी चाहता हूं, बदला नहीं, लेकिन मेरे पिता की हत्या का न्याय होगा। राजा ने धीमे से पूछा, और मेरा क्या? युवक एक पल चुप रहा, फिर बोला, आपने मेरे पिता को नहीं मारा, पर आपने सच जानने की कोशिश भी नहीं की। दरबार की दीवारें गवाह थीं। आज राज सत्ता टूट रही थी। तभी सेनापति विक्रम आगे बढ़ा। महाराज, निर्णय लीजिए। राज्य अराजकता में है। राजा ने शिशु की ओर देखा। वह मासूम था, निर्दोष। उन्होंने सिंहासन की ओर देखा, फिर आर्यकेतु की ओर। कुछ पल बाद उन्होंने मुकुट उतार दिया। यदि अग्नि ने तुम्हें चुना है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर एक शर्त है। आर्यकेतु की भौं उठी। कौन सी? राज्य की रक्षा पहले, निजी बदला बाद में, और इस बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आर्यकेतु ने सिर झुका दिया। स्वीकार है। दरबार में घोषणा हुई। नया राजा आर्यकेतु। राजेश्वरी और पद्मावती को कारागार भेज दिया गया। फुर्राज वैद्य को मृत्यु दंड दिया गया। राजा देवव्रत ने राजमहल छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने मृणालिनी से एक बात कही, सत्य ने मुझे सिंहासन से उतारा है, पर शायद इसी ने राज्य को बचाया है। रात को जब नया राजा अकेला बैठा था, उसने अपनी कलाई का चंद्र चिन्ह देखा और बहुत धीमे से बोला, पिता, न्याय पूरा हुआ। पर उसी समय कारागार में बंद पद्मावती ने पहरेदार से फुसफुसाकर कहा, तुम सोचते हो अग्नि ने सच बताया? अग्नि भी इंसान जलाते हैं और उसे नीला करना मुश्किल नहीं। पहरेदार सन्न रह गया। महल के ऊपर चांद चमक रहा था और कहीं न कहीं सच की आखिरी परत अभी भी बाकी थी।